ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम टॉपिक अपना शुरू करने लगे हैं चैप्टर 14 का प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है बेटा? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो खासतौर पे जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो जनरल पब्लिक को इशू करती हैं, उनको इनवाइट करने के लिए क्या हो और हमारे शेयर खरीदो। ठीक है, मतलब अपनी सिक्योरिटीज जब भी कोई लिस्टेड कंपनी इशू करती है जनरल पब्लिक को, तो जिस डॉक्यूमेंट के जरिए इशू करती है उसको प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी अपनी तमाम इंफॉर्मेशन देती है, अपनी अच्छी अच्छी बातें बताती है, अपनी वीकनेसेस बताती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह डिटेल देती है, अपने बिजनेस की नेचर्स बताती है। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर देती है अगले शख्स को कन्विंस करने के लिए कि भाई आओ और हमारे शेयर खरीदो। जिस तरह हम टीचर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम अपनी एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं जी हमारे कौन कौन से की फीचर्स हैं, हमारी क्लासेस कितनी हैं, लाइव हैं, रिकॉर्डेड हैं, इंटरेक्टिव हैं, 2 वे हैं, सिंगल वे हैं, क्या है, फिर कितनी क्लासेस होनी है, टेस्ट सेशन हमारे कैसे हो रहे हैं, हमारी अचीवमेंट क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं उस डॉक्यूमेंट में ताकि हम स्टूडेंट्स को कन्विंस कर सकें कि वो हमारे पास आए और एडमिशन लें। सेम इस तरह कंपनीज जब शेयर इशू करती हैं तो जाहिर सी बात है कि नई नई कंपनीज होती हैं या कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कोई भी शख्स अपनी जेब से ऐसे पैसा नहीं दे देता जब तक कि वो कन्विंस नहीं होता। तो लिहाजा उसके लिए कंपनी एक पूरा डॉक्यूमेंट इशू करती है कि भाई हमारी ये अच्छी बातें हैं, ये गलत बातें हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, ये हमारी वीकनेसेस हैं, आए और आप हमारे शेयर खरीदें। तो लिहाजा क्या है कि प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनीज इशू करती हैं जनरल पब्लिक को, उनको इनवाइट करने के लिए। किस लिए? अपनी सिक्योरिटीज को सेल करने के लिए कि लोग आए और आपकी सिक्योरिटीज जो है उसको परचेज करें। तो जो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसको प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रॉस्पेक्टस की कॉमन सी एग्जांपल जो हम सारे देखते हैं वो होती है हमारे यूनिवर्सिटीज के प्रॉस्पेक्टस। हम यूनिवर्सिटीज के प्रॉस्पेक्टस लेते हैं, हम सब ने कोशिश की होगी कि भाई सीए के अलावा पहले किसी और फील्ड में हो जाए, हम इंजीनियर बन जाए, हम डॉक्टर बन जाए। जब हम कहीं से नहीं हुए, धक्के खा के हम सीए में आ गए। ठीक है, तो लिहाजा क्या होता है कि सीए में नॉर्मल स्टूडेंट आता ही वो है जो नॉन सीरियस होता है, मतलब 50-60%, 70% वाला जो बच्चा होता है जिसका कहीं पे और नहीं होता, वो सीए में आ जाता है। फिर सीए की जाहिर सी बात है पासिंग रेशो कहां से बढ़े। तो असल रोला ये चल रहा है जिसकी वजह से हमारे सीए की पासिंग रेशो बहुत कम होती है। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट ज्यादा आता ही वो है जिसका कहीं और नहीं होता। ठीक है, तो लिहाजा प्रोस्पेक्टस जो होता है वो यूनिवर्सिटीज इशू करती हैं ताकि स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो अपना माइंड बना के एडमिशन ले हमारे पास। सेम इसी तरह कंपनीज भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो बेटा प्रोस्पेक्टस बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स प्रोस्पेक्टस कहलाती है। एक तो होता है नॉर्मल जनरल प्रोस्पेक्टस जिसको कहा जाता है जो सिक्योरिटी इशू करने के लिए होता है। एक होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी मल्टीपल ऑफरिंग के लिए यूज करती है। प्रोस्पेक्टस क्या है बेटा? ये वो डॉक्यूमेंट है जो सिंगल क्या कहते हैं इशू के लिए यूज होता है। मतलब कंपनी ने एक बार सिक्योरिटीज इशू करनी है, वो क्या करती है, एक बार डॉक्यूमेंट इशू करती है और जब वो सिक्योरिटीज उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में अलॉट हो जाती है तो वो प्रोस्पेक्टस खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। मतलब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, सिक्योरिटीज अलॉट हुई, प्रोस्पेक्टस एंड हो गया। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये मल्टीपल ऑफरिंग के लिए यूज होता है। एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये होता है और मल्टीपल ऑफरिंग के लिए यूज होता है कि कोई कंपनी पूरे साल के लिए अपना शेल्फ प्रोस्पेक्टस अप्रूव करा लेती है, फिर वो हर 2 माह बाद, 3 माह बाद, जब भी चाहे वो उसी प्रोस्पेक्टस के ऊपर जो है वो अपनी जो सिक्योरिटीज हैं वो ऑफर कर सकती हैं। तीसरी डॉक्यूमेंट होती है सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है बेटा? देखो, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ की एक डॉक्यूमेंट होती है। जाहिर सी बात है कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम सेल्फ प्रोस्पेक्टस अप्रूव कराती है और सिक्योरिटीज इशू करती है और उसी के अगेंस्ट में जब दोबारा सिक्योरिटीज इशू करती है तो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड गुजर चुका होता है। उस टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई मटेरियल चेंजेस या अल्टरेशन हुई होती है कंपनी के नेचर में, बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में या किसी भी ऐसी चीज में, तो फिर कंपनी क्या करती है, वो जो अपडेटेड डिस्क्लोजर होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस में ऐड कर देती है। उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस। और उसके बाद एक फोर्थ डॉक्यूमेंट होती है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होती है? ये बेटा वो डॉक्यूमेंट होती है जब कंपनीज, पब्लिक कंपनीज सिक्योरिटीज तो इशू करती हैं लेकिन वो प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू इशू कर रही होती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रही होती, मतलब उन्होंने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को सेल कर रही होती हैं। तो लिहाजा फिर वो पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं छापती। क्यों? प्रोस्पेक्टस तो डॉक्यूमेंट ही वो है जो जनरल पब्लिक के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटीज प्राइवेटली कंपनी इशू कर रही है तो इसके लिए जो स्टेटमेंट वो बनाती है, ये डॉक्यूमेंट जो इशू करती है, उसको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोस्पेक्टस की जगह पे पब्लिश की जाती है।
तो लिहाजा 4 डॉक्यूमेंट होती हैं प्रोस्पेक्टस की, ठीक है। हर प्रोस्पेक्टस की लाइफ क्या होती है भैया, उसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, जब उसके अगेंस्ट पे सिक्योरिटीज इशू हो जाए वो प्रोस्पेक्टस खत्म हो जाता है, सिवाय शेल्फ प्रोस्पेक्टस के। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की लाइफ क्या होगी भैया, जितने टाइम के लिए वो टाइम के लिए अप्रूव होता है, उस दौरान चाहे जितनी मर्जी ऑफरिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा शेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए टाइम, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, जब तक उसका अप्रूवल का टाइम पीरियड चलता रहेगा। क्लियर है बच्चे? जी सर। ओके। पर्पस क्या होता है प्रोस्पेक्टस का, जनरल पब्लिक को इनवाइट करना और कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करना। अब बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आप ये डेफिनेशन लिखें प्रोस्पेक्टस की, तो ये ना लिखिएगा कि शेयर सेल करने के लिए, आपने सिक्योरिटीज का वर्ड यूज करना है। शेयर एक बड़ी लिमिटेड टर्म है, सिक्योरिटीज जो है ये एक जनरल टर्म है, तो लिहाजा आपने सिक्योरिटीज का वर्ड यूज करना है। उसके बाद कोई भी प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू नहीं हो सकता जब तक उसको रजिस्ट्रार को फाइल ना किया जाए। तो लगा पहले नंबर पे बेटा ध्यान में रखिए, प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, लिस्टेड कंपनीज इशू करती है। किसको इशू करती है, जनरल पब्लिक को इशू करती है। किस लिए इशू करती है, सिक्योरिटीज को ऑफर करने के लिए इशू करती है। पर्पस क्या होता है, जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्लियर है बेटा ये जनरल सा कंसेप्ट? यस सर। ओके बेटा। उसके बाद तमाम कंपनीज को रिक्वायर होता है कि वो पब्लिकेशन से पहले रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे और वो हर बंदा उसके ऊपर साइन करेगा जो कंपनी का प्रपोज्ड डायरेक्टर बनना जा रहा होगा या जो डायरेक्टर होगा कंपनी का। इसके अंदर कंपनी सिर्फ अच्छी बातें नहीं लिखेगी बल्कि अपने तमाम रिस्की फैक्टर भी साथ साथ में लिखेगी और प्रोस्पेक्टस एसईसीपी से अप्रूव होना चाहिए। तो लिहाजा कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो, अच्छी बुरी दोनों, एसईसीपी की अप्रूवल ना हो और रजिस्ट्रार को फाइल ना किया गया हो। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके। किस किस डॉक्यूमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है कमीशन से, वो कहते हैं प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस। 4 टोटल प्रोस्पेक्टस है, 3 की आपको कमीशन से अप्रूवल चाहिए होगी, 1 की आपको जरूरत नहीं है। वैलिडिटी, अप्रूवल का वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, इससे मुराद ये है कि जब आपको कमीशन ने अप्रूवल की और उसके बाद आपने कितने दिन के अंदर अंदर इशू कर सकते हो उसको। लाइफ और चीज है, लाइफ से मुराद कब उसकी लाइफ एंड होगी, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ कब उस एंड हो जाएगा, इशुएंस के बाद उसकी लाइफ क्या है, ये होती है लाइफ ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब एक प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज अलॉट हुई तो उसकी लाइफ तब खत्म हो जाएगी जैसे ही उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज जो है वो अलॉट हो जाएंगी। लेकिन जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। अप्रूवल का वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, इससे मुराद ये है कि जब कमीशन की अप्रूवल मिलेगी उसके कितने अरसे के अंदर अंदर आप उसको पब्लिश कर सकते हो। तो लिहाजा जब भी आपको कमीशन की अप्रूवल मिलेगी उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपने उसे पब्लिश करना होगा। अगर आप नहीं करते तो अप्रूवल खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगी पब्लिश करने के लिए। हाँ, ये 60 डेज का टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है अगर कंपनी राइटिंग में अप्लाई करे विद रीजन कमीशन को। क्लियर है बच्चे? यस सर। किस वक्त अप्लाई करना होगा कमीशन के अप्रूवल के लिए, कम से कम 21 दिन इश्यूएंस से पहले। जो प्रपोज्ड डेट होगी प्रोस्पेक्टस की इश्यूएंस की उससे 21 दिन पहले पहले कमीशन को अप्रूवल के लिए फाइल कर देना होगा। हाँ, कुछ कंपनीज को जरूरी नहीं होता या कुछ मैटर्स के अंदर जरूरी नहीं होता कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करे या उस प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल ले। किस किस वक्त में, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटीज इशू कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक पब्लिक कंपनी है और वो उसके भी सिक्योरिटीज या शेयर्स होते हैं। जब वो जनरल पब्लिक को इशू करती है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है वो कमीशन से अप्रूव कराए। इस तरह जब सिक्योरिटीज जो है प्राइवेट ऑफरिंग के थ्रू सेल हो रही हो तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट जाती है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होती है। समझ आ गई? उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को या इशू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी टू मेंबर ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी बाय वे ऑफ स्पीशी, स्पीशी से मुराद है अदर देन कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश, कि भाई अगर कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग लिस्टेड कंपनी को अपने शेयर इशू कर रही है तो भैया इसके लिए भी किसी किस्म की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इस तरह डिविडेंड में भी शेयर दिए जा सकते हैं।
तो कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी एज हम ये डिविडेंड के चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में चल के, तो कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने लिस्टेड कंपनी जो है अपने मेंबर्स को डिविडेंड में शेयर्स भी दे सकती है पैसे के अलावा। तो लिहाजा जब कोई कंपनी शेयर्स डिविडेंड की फॉर्म में देती है तो फिर उसको भी उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इस तरह जब कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज को इशू करती है, अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू करती हैं, जिस तरह हमने राइट इशू वाला पढ़ा था टॉपिक टैक्स के अंदर, अगर आप पढ़ चुके हैं तो नहीं, जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा राइट इश्यूज वाली जो सिक्योरिटी होती हैं, राइट इशू होते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज को, वो जो सिक्योरिटीज इशू कर रही होती है उसके लिए भी प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। और इसी तरह एम्प्लॉयज को अगर बोनस के तौर पर शेयर देने हैं, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस के तौर पर अपने शेयर दे रही है तो उसके लिए भी कमीशन की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। क्लियर है बेटा? ये सिचुएशन ये इस अटेम्प्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन टू अप्रूवल। क्लियर है? यस जी सर। सर। जो प्रॉस्पेक्टस है उसकी पब्लिकेशन क्या होनी चाहिए? वो कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी, सारी बात है, लिस्टेड कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। तो बेटा एक बात ध्यान में रख ले, एक जनरल रूल रख ले कि लिस्टेड कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट जब इशू करेगी तो उसे एक उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो जनरल पब्लिक को इशू होगा उससे एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। वो न्यूज़पेपर डेली होना चाहिए और उसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन होनी चाहिए। ये आप जनरल रूल रख लें, चाहे वो नोटिस इशू कर रही है मीटिंग का, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इशू कर रही है जो जनरल पब्लिक तक जाना है। क्लियर है बच्चे? और ये जो पब्लिकेशन है न्यूज़पेपर के अंदर, ये कम से कम 7 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक हो सकती है। कम से कम 7 दिन तक आपको मस्ट पब्लिश करना और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक आपको पब्लिश करना, उससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते पब्लिश करने के लिए। मतलब आप 5 दिन के लिए सिर्फ पब्लिश करके शेयर क्लोजिंग नहीं कर सकते, सब्सक्रिप्शन ओपन नहीं कर सकते, या आप 30 दिन से ऊपर पब्लिश नहीं कर सकते। तो लिहाजा मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 30 दिन तक आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट को जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हो। क्लियर है बच्चे? यस सर। जो प्रॉस्पेक्टस है वो कहां पर मौजूद होना चाहिए कंपनी का? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मौजूद होना चाहिए, तमाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एससीसीपी के पास मौजूद होना चाहिए, ऑल बैंकर इश्यूज के बैंकर कौन होते हैं? ये वो बैंक्स होते हैं जिनके साथ कंपनी अरेंजमेंट करती है कि वो शेयर्स के लिए जो पैसे आने लोगों से वो रिसीव कर सकते हैं। बैंक्स के साथ अरेंजमेंट होती है। मिसाल के तौर पे मैंने शेयर खरीदने हैं तो प्रॉस्पेक्टस में किसी बैंक का नाम आया हुआ होगा कि आप वहां पे जाके पैसे जमा करा दीजिए अकाउंट में, हमारा अकाउंट वहां पर है। तो वो जो बैंक जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में आ रहा होता है, जहां पे आपने शेयर खरीदने के लिए पैसे जमा कराने होते हैं, उसको बैंकर टू इशू कहा जाता है। तो वहां पर भी आपका जो है वो प्रॉस्पेक्टस मौजूद होना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास मौजूद होना चाहिए, बैलेटर के पास। अगर आपके शेयर्स की बोली लगनी है तो जो बैलेटर होता है, ये जो कुरानदाजी होनी है, बेसिकली कुरानदाजी होती है शेयर्स की। अगर खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं और शेयर बहुत कम है तो फिर कुरानदाजी के जरिए दिए जाते हैं। तो जो बैलेटर फिर अपॉइंट किया जाता है उसके पास भी आपका प्रॉस्पेक्टस मौजूद हो। इस तरह क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो आपके शेयर्स को रेट करती हैं कि जी ये अच्छे शेयर हैं या ये बुरे शेयर हैं। तो लिहाजा उन आपकी कोई एजेंसी है अगर क्रेडिट रेटिंग, तो वहां पर भी मौजूद होना चाहिए। और कंपनी की वेबसाइट में एम्ब्रिज्ड फॉर्म, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म के अंदर आपका एक प्रॉस्पेक्टस मौजूद रहना चाहिए। तो इन 7 जगहों के ऊपर प्रॉस्पेक्टस आपका मौजूद होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? जी सर। प्रॉस्पेक्टस का कंटेंट क्या होता है? इसके अंदर तमाम रिपोर्ट्स और स्पेसिफाइड बाय कमीशन इसके अंदर होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो इन्वेस्टर को इनेबल कर सके कि भैया जी वो डिसीजन ले लें। अच्छा, अब बात वक्त प्रॉस्पेक्टस के अंदर एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स भी शामिल की जाती है। क्यों? प्रॉस्पेक्टस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो लेकिन एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट से मुराद कोई भी बैंकर, सिक्योरिटी एडवाइजर, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर या कोई भी ऐसा शख्स जिसको उसका प्रोफेशन इजाजत देता है कि वही किसी फैक्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए स्टेटमेंट दे सके, वो एक्सपर्ट कहलाता है। मतलब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक्सपर्ट होते हैं। क्यों? हमारा प्रोफेशन हमें इजाजत देता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अटेस्टेड कर सकते हैं, उनको कंफर्म कर सकते हैं। किसी भी एक्सपर्ट की रिपोर्ट तब तक इंक्लूड नहीं होगी जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा कंपनी से। दूसरे नंबर पे जब तक वो अपनी कंसेंट नहीं प्रोवाइड करेगा रिटन फॉर्म में कि जी मेरा आप ये रिपोर्ट प्रॉस्पेक्टस में शाया कर दो। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रॉस्पेक्टस इशू होने तक वो अपनी कंसेंट विदड्रॉ भी नहीं करेगा। और ये फैक्ट मैनेजमेंट जो है वो लिखेगी कि अभी तक हमारे एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट विदड्रॉ नहीं की। तो लिहाजा
अगर आप किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट को अपने प्रोस्पेक्टस में डालना चाहते हैं तो कौन 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 सी कंडीशन फिल करनी है? पहले नंबर पे एक्सपर्ट का इंडिपेंडेंट होना, दूसरे नंबर पे एक्सपर्ट की रिटन कंसेंट होना, और थर्ड नंबर पे कंसेंट का इश्यूएंस डेट तक विदड्रॉ ना होना। क्लियर है बेटा? यस सर। तो लिहाजा अगर कोई भी इस तरह की इनकरेक्ट या अनट्रू क्या कहते हैं स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस के अंदर छापी जाती है तो तमाम वो लोग जो साइन कर रहे होंगे प्रोस्पेक्टस को वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर आएंगे, सिविल लाइबिलिटी के अंदर नहीं आते। मतलब उनके ऊपर पनिशमेंट होगी, एफआईआर होगी, बाकायदा पुलिस का केस बनेगा। कौन शख्स कंपनसेट करेगा? हर ऑफिसर, हर इश्यूअर, हर डायरेक्टर जो भी प्रोस्पेक्टस को साइन कर रहा होगा, अगर किसी शख्स को गलत स्टेटमेंट की वजह से लॉस हो गया है तो ये सारे उसको कंपनसेट करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारा प्रोस्पेक्टस था। इस बार प्रोस्पेक्टस में से क्वेश्चन 80% एक्सपेक्टेड चांस है कि आएगा, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था। अगला हमारा टॉपिक है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये क्या होता है? देखो बेटा, लिस्टेड कंपनीज के पास जो पैसा होता है वो किन का होता है? पब्लिक कंपनीज के पास, लिस्टेड कंपनीज के पास जो पैसा होता है वो किन का होता है? तो पब्लिक का, जनरल पब्लिक का होता है। शाबाश, जो शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन वो पैसा यूज कौन कर रहे होते हैं कंपनी में? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है। तो लिहाजा उनको उनको किस चीज की फिक्र कि भाई अगर वो जनरल पब्लिक का पैसा डुबा दें या चला लें। तो लिहाजा लॉ इस जगह पे आता है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कहता है कि जब तक कुछ मिनिमम कंडीशन पूरी नहीं होंगी कोई भी कंपनी जो है वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगी। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लिया जाए। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है बेटा? ये अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने कंपनी बनाई, शेयर इशू करने जा रहे हैं, आप 10 लाख के शेयर इशू कर रहे हैं। आपसे रजिस्ट्रार पूछता है जी ये 10 लाख कितना है? आप कहते हैं जी एक मैक्सिमम अमाउंट है, अगर हम इतने मिल जाते हैं तो हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। वो कहते हैं ये तो मैक्सिमम अमाउंट है ना, मुझे बताओ कि कम से कम आपको कितने पैसे मिल जाए तो आप शेयर अपना काम चला सकते हो। वो कहेंगे भाई हमें अगर 8 लाख तक भी शेयर हमारे सेल हो जाते हैं ना तो हम क्या करेंगे, हम अपना काम चला सकते हैं। तो लिहाजा ये जो एक मिनिमम अमाउंट बताई गई है ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाती है। मतलब कम से कम इतने पैसे, अगर इतने शेयर कंपनी इशू करेगी तो ही बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी, नहीं तो वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगी। इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। नॉर्मली प्रोस्पेक्टस के अंदर ये चीज फिक्स कर दी जाती है। अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं लिखती तो जितने भी वो शेयर इशू कर रही होती है वो सारा का सारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। मतलब आप 10 लाख के शेयर इशू कर रहे हो तो 10 लाख मिनिमम सब्सक्रिप्शन बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि 10 लाख से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखो तो आपको ये चीज प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा? जी सर। चलें जी, गुड हो गया। रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले वो कहता है कि भाई कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करे। दूसरे नंबर पे कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए मेंबर होना जरूरी है कि नहीं है भाई? जी सर, जरूरी है। जरूरी है। तो लिहाजा कंपनी के डायरेक्टर जब तक कंपनी को अपने शेयर के अगेंस्ट में पैसे नहीं दे देते तब तक सब बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। भाई सिर्फ जनरल पब्लिक का पैसा लगा रहे हो, अपना पैसा छुपा के बैठे हो। तो लिहाजा जब तक पहले नंबर पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट होना जरूरी है, दूसरे नंबर पे डायरेक्टर की तरफ से कैश आ जाना जरूरी है, और थर्ड नंबर पे अब देखो बेटा कंपनी ने 10 लाख शेयर इशू किया तो हो सकता है 12 लाख की ऑफर आ गई हो, 12 लाख शेयर खरीदने की ऑफर आ गई हो, तो जाहिर सी बात है 2 लाख शेयर अलॉट नहीं हो सकते, तो पैसे तो आ चुके होंगे। तो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो 2 लाख वापस कर दे। ठीक है, जो शेयर नॉट अलॉटेड है उनके अगेंस्ट में जो पैसे आए थे वो उनको वापस कर दे। तो लिहाजा 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहले नंबर पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दूसरे नंबर पे डायरेक्टर का सारा पैसा आ जाए, तीसरे नंबर पे कंपनी ने जो पैसे वापस करने हैं लोगों को जिनको शेयर इशू नहीं हो सके उनको वापस कर दे। ये 3 कंडीशन पूरी करने के बाद कंपनी क्या करेगी? बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने के लिए रजिस्ट्रार को एक डेक्लेरेशन फाइल करेगी जिसको अप्रूव कर रहा होगा सीईओ और कंपनी का डायरेक्टर और सेक्रेटरी। कंपनी क्या करेगी? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले तीनों कंडीशन मीट करेगी।
उसके बाद एक डेक्लेरेशन प्रिपेयर करेगी। वो डेक्लेरेशन क्या होगा, जिसके अंदर कंपनी अंडरटेक करेगी कि हमने वो तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी हैं। उसको साइन कौन कौन करेगा, सीईओ, एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी, 3 लोग साइन करेंगे। ठीक है। अगर कंपनी ने शेयर इशू नहीं किया तो स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को देगी। आफ्टर सेटिस्फैक्शन रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट एंड रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रार खुद को सेटिस्फाई करेगा, फिर उसको डॉक्यूमेंट पर सेट कर देगा और उसके बाद वो क्या करेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू होने से पहले कंपनी ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे वो सारे प्रोविजनल होंगे। मतलब अगर कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, नहीं तो वाइड होंगे। क्लियर है, बाइंडिंग नहीं होंगे कंपनी के ऊपर। क्लियर? यस सर। अच्छा, किस किस कंपनी को रिक्वायर नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस का लेना, वो कहते हैं प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं है। गारंटी लिमिटेड जिनका कोई शेयर कैपिटल नहीं है उनको भी जरूरी नहीं है। अदर कंपनीज कैन ओनली कमेंस देयर बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग शेयर सर्टिफिकेट। तो दो कंपनीज को जरूरत नहीं है, प्राइवेट एंड गारंटी लिमिटेड कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो किसी भी वक्त अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा तमाम पब्लिक कंपनीज, तमाम अनलिमिटेड कंपनीज, तमाम गारंटी लिमिटेड कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, जब तक उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। क्लियर है बच्चे? अच्छा, जी सर। अगला हमारा टॉपिक है डिविडेंड का। डिविडेंड क्या होता है बेटा, जो शेयर होल्डर को उनके शेयर पे रिटर्न मिलता है। मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है एट द एंड, जो उसका नेट प्रॉफिट बचता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो जब शेयर होल्डर को बांटा जाता है तो उसको डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक इंटरम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड ये वो डिविडेंड होता है जो कोई भी कंपनी साल खत्म होने से पहले एक बार इशू कर दे। मतलब एक साल में एक या एक से ज्यादा बार अगर वो शेयर क्या कहते हैं, एक से ज्यादा बार अगर डिविडेंड इशू कर रही है तो साल एंड होने के बाद जो डिविडेंड इशू करेगी उसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है, जो एजीएम में बाकायदा अप्रूव होगा। लेकिन उससे पहले जितने भी साल के अंदर डिविडेंड इशू होंगे वो इंटरम डिविडेंड कहलाएंगे। तो इंटरम और फाइनल डिविडेंड को कौन इशू करेगा और कौन अप्रूव करेगा, आइए देखते हैं। वो कहता है इंटरम डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंटरम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये अप्रूव करेंगे, रिकमेंड करेंगे, इशू करेंगे, सारा कुछ, उसमें मेंबर का कोई किरदार नहीं है। किस दिन को समझा जाएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जिस दिन मीटिंग होगी या जिस दिन बुक क्लोज कर दी जाएगी। कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर टू डिटरमिन द एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या होता है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होना होता है तो कुछ दिन पहले कह दिया जाता है जी 10 को अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो 5 तारीख को हम जितने भी शेयर होल्डर मौजूद होंगे सिर्फ उनको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद अगर कोई शेयर होल्डिंग में चेंजिंग होती है तो उनको डिविडेंड नहीं मिलता, तो उसको बुक क्लोजर कहा जाता है। तो लिहाजा जिस दिन समझा जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जिस दिन बुक क्लोज होगी या जिस दिन मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। इंटरम डिविडेंड इज पेड विद इन स्पेसिफाइड डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, स्पेसिफाइड कंपनी खुद कर सकती है। फाइनल डिविडेंड कौन अप्रूव करेगा बेटा, डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड रिकमेंड जो होंगे वो डायरेक्टर करेंगे, अप्रूव और डिक्लेयर जो होगा वो मेंबर करेंगे। फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है, जो साल के एंड पे पे होता है। रिकमेंड कौन करता है, डायरेक्टर। अप्रूव कौन करेंगे, मेंबर। इंटरम डिविडेंड रिकमेंड भी डायरेक्टर कर रहे थे, अप्रूव भी डायरेक्टर कर रहे थे। ठीक है। जो डायरेक्टर हैं वो जो मेंबर हैं वो डिविडेंड की अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते जितनी की डायरेक्टर ने रिकमेंड किया। हाँ, वो डिक्रीज कर सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा जी हम 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देंगे, मेंबर 2 से 3 नहीं कर सकते, 2 से 1 कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? जी सर। किस दिन समझा जाएगा फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जिस दिन एजीएम होगी, और फाइनल डिविडेंड स्पेसिफाइड टाइम के अंदर पे करना होगा। कौन से प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, तमाम वो प्रॉफिट जो डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से आते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जब सेल होती है तो गेन आता है, गेन ऑन सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अकाउंटिंग में पढ़ा तो। यस सर। उस गेन में से डिविडेंड नहीं दे सकती कंपनी। हाँ, सिर्फ 2 सूरतों में उस गेन में से दे सकती है। पहले नंबर पे अगर कंपनी का बिजनेस ही नॉर्मल फिक्स एसेट सेल परचेज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज है, वो तो उसका बिजनेस है, उसका तो प्रॉफिट सारा होना ही उसी से है। दूसरे नंबर पे अगर कंपनी तमाम एसेट बेच देती है और जो लॉस आता है वो गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेती है, जो नेट गेन बचता है उसमें से डिविडेंड दे सकती है। या अनरियलाइज्ड गेन होते हैं जो उनमें से भी डिविडेंड नहीं मिल सकता, जिस तरह इवैल्यूएशन सरप्लस होता है, ये वो गेन होता है जो इन कैश नहीं होता, जस्ट अनरियलाइज्ड गेन होता है,
ट्रांजैक्शन की वजह से या इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू की वजह से होता है। तो फिक्स एसेट की सेल में से डिविडेंड नहीं दे सकती, अनरियलाइज्ड गेन में से भी डिविडेंड नहीं दे सकती। फिक्स एसेट की सेल में से कब डिविडेंड दे सकती है? जब उस कंपनी का नॉर्मल बिजनेस ही वही हो। और दूसरे नंबर पे अगर कंपनी अपने तमाम एसेट बेच के नेट गेन जो आता है उसके से डिविडेंड दे सकती है। क्लियर है बच्चे? जी सर। डिविडेंड कैसे पे होना है? डिविडेंड दो सूरतों में पे हो सकता है, इन कैश भी इन काइंड भी। अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो थ्रू चेक, वारंट या ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू पे कर सकती है, लेकिन लिस्टेड कंपनी हमेशा ऑनलाइन बैंक अकाउंट ट्रांसफर के जरिए ही डिविडेंड पे करेगी। इन काइंड में कैसे हो सकता है? डिविडेंड शेयर्स की फॉर्म में या किसी भी दूसरी फॉर्म में जो है वो दिया जा सकता है, और शेयर की फॉर्म में डिविडेंड सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर्स दिए जा सकते हैं। देखो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि डिविडेंड सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो है वो दिए जा सकते हैं इन काइंड। मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने मेंबर्स को अपनी कंपनी के शेयर एज अ डिविडेंड नहीं दे सकती, बल्कि अगर उसके पास किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर पड़े हैं तो वो एज अ डिविडेंड दे सकती है। क्लियर है बच्चे? यस सर। डिविडेंड किसको पे करना होगा? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या उसके ऑर्डर पर। पहला राइट किसका? शेयर होल्डर को पे करो। अगर शेयर होल्डर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया जी मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूं, मेरे बच्चे को दे देना, तो ये उसका ऑर्डर होता है, उसके ऑर्डर पे भी पे किया जा सकता है। अगर कोई शख्स जो है वो कंपनी जो है डिविडेंड डिले करती है पेमेंट में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उसको 5 मिलियन तक लॉस हो सकता है। किसको? कंपनी के सीईओ को। उसको फाइन हो सकता है और उसको क्या कहते हैं 2 साल की सजा भी हो सकती है, और वो फ्यूचर में 5 साल तक सीईओ या डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। अगर तो भाई कोई भी कंपनी जो है वो किसी का डिविडेंड नहीं रोक सकती। हाँ कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिन केस में वो डिविडेंड को रोक सकती है, लेकिन उसे 45 दिन के अंदर अंदर कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मतलब जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 45 दिन के अंदर अंदर कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि वो किसी शख्स का डिविडेंड जो है वो इन 4-5 रीजन में से किसी भी वजह से वो रोक रही है, तो फिर वो रोक सकती है। क्लियर है बच्चे? रीजन क्या है? व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट, कि भाई शेयर होल्डर मर गया, अब उसके बच्चा कोई कहता है जी मैंने डिविडेंड लेना है, वो कहता है जी मैंने डिविडेंड लेना है। अब डिविडेंड रिसीव करने पे अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो जब तक अदालत का मामला नहीं आता कंपनी विथहोल्ड कर सकती है। इस तरह अगर उस शख्स ने कोई पैसे कंपनी को देने हैं तो कंपनी वो डिविडेंड सेट ऑफ कर सकती है उनके अगेंस्ट में। और इसी तरह अगर शेयर होल्डर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया और वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही, मिसाल के तौर पे शेयर होल्डर ने कहा कि ये डिविडेंड मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और वो अकाउंट बंदे का ब्लॉक हो चुका है, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, तो भी डिविडेंड रुक सकता है। और इसी तरह भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ डिविडेंड नहीं पे हो रहा, मिसाल के तौर पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ कि जब तक इस शख्स के ऊपर केस चल रहा है आप डिविडेंड नहीं देंगे इसे, तो भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ भी डिविडेंड रुका जा सकता है। और इसी तरह जो पेमेंट है वो कंपनी के फॉल्ट के ऊपर भी होल्ड ना हो, मिसाल के तौर पे कंपनी ने उसका चेक पोस्ट किया, उसे मिला ही नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो नेट के इशू की वजह से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो इस सूरत में भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और अगर कोई शख्स कंपनी को अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो भी कंपनी उसका डिविडेंड विदहोल्ड कर सकती है। तो लिहाजा इन 6 केसेस में कंपनी किसी शख्स का डिविडेंड विदहोल्ड कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे डिक्लेरेशन के 45 दिन के अंदर अंदर कमीशन की अप्रूवल लेनी होगी। क्लियर है बच्चे? जी सर। चले बेटा, तो ये हमारा चैप्टर 14 जो है वो एंड हो गया। डिविडेंड वाला इस बार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोस्पेक्टस वाला इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शेयर कैपिटल के अंदर जो डिफरेंस है ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर का वो इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई बात? तो प्रोस्पेक्टस आपको रटा होना चाहिए, और डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर जो है वो भी रटे होने चाहिए। क्लियर है? जी सर। अच्छा गुड हो गया। हमारा चैप्टर 15 मीटिंग वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, 10 से 15 नंबर पे इसका वेटेज है। तो ये इंशाल्लाह हम इसको कल शुरू करेंगे, और कल हम इसको आधा तकरीबन खड़का देंगे, आधा जो है वो नेक्स्ट वीक मंडे को इंशाल्लाह इसको करेंगे। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो हमारे 11-12 लेक्चर हो गए हैं, ऑलमोस्ट हम 15-16 लेक्चर में अपना कंपनी लॉ कवर कर देंगे, और इतने ही लेक्चर हमें एम लॉ के ऊपर लगने हैं। तो कंपनी लॉ खत्म होने के बाद फिर हम इसके टेस्ट में शुरू कर देंगे इंशाल्लाह।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज सर।